कैसे हो? जी, आवाज सब आ रही है बढ़िया। ना? सर आप कैसे हो? एक मिनट। जी, आवाज आ रही है ना सभी को क्लियर? यस सर। टेस्ट कैसा गया? सर सही था। ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज में थोड़ा हम टेस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं, ओके? सर टेस्ट का? ठीक है, हाँ सर। ओके सर। चलो यही था ना आप लोग का, ये था ये। यस सर। अजीज, आप लोग का ही ना ये टेस्ट का? यस सर। चलो, तो जहाँ तक लग रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में तो किसी को कोई दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए। नो सर, ऑप्शन सी है शायद। सी है फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट में सबसे पहले ए का पूछा, तो ए का हो जाएगा एल होगा सिर्फ, नहीं एल इंटू। ठीक है, हाँ एल इंटू टी के पावर सर ए का तो ठीक एल टी है। माइनस टू हो जाएगा ना? हाँ यस हाँ, सर। ए का ठीक है, सर ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन का क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन का, ठीक है। तो एक्चुअली क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ना बी इक्वल टू, ठीक है, बी इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी, ठीक है। तो जो ए टी का डायमेंशन होगा वही बी का डायमेंशन होगा, ठीक है। बी का डायमेंशन, ठीक है, और ए टी का डायमेंशन सर जो है वो प्रिंसिपल सेम ऑफ होगा होमोजेनिटी यहाँ लगा से। देंगे। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बी है ना, ठीक है। और जो बी अपॉन टी प्लस सी, अब देखो टी और सी में ना ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ऐड दो अगर सर फिजिकल क्वांटिटी ऐड और, हेलो जी क्या बोला? सर वो मैं ऐड हो बोल रहा रहा है हूँ ना ना तो कि बी। दो, हाँ हाँ, दो दो अगर फिजिकल क्वांटिटी ऐड होते हैं ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो दोनों के जो डायमेंशन होता है वो इक्वल ही होता है, ठीक है। तो टी प्लस सी कर रहे हैं ना, तो टी का और सी का दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा, तो सी का भी डायमेंशन वही होगा जो टी का डायमेंशन होगा, ठीक है। तो टी का डायमेंशन हमें पता है टी, ठीक है, तो सी का भी वही हो जाएगा टी। क्लियर है यस सर। जी? क्वेश्चन नंबर टू, टू में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर का। सर चार होंगे। सर 4। सर जी, चार होंगे। ऑप्शन ठीक है, ओके। यस सर। और होंगे, सी ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री भी देखो, यूनिक एंड डायमेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन क्लास नोट में शायद जब सर ने करवाया होगा तो सेम क्वेश्चन आपसे आप लोगों से करवाया गया होगा, है ना, कि डायमेंशन ऑफ फोर्स, स्पीड, इसको और टाइम को जो लिया गया वो फंडामेंटल लिया गया, और हमें सर इसका बताना भी है सी ऑप्शन है। मास यस का। सर सी ऑप्शन। तो यस सर मास सी का ऑप्शन। हाँ,
तुम ऐसे भी लिख सकते हो मास इज इक्वल टू फोर्स के पावर ए, बी के पावर बी और टी के पावर सी। तो यहाँ से तुम डायमेंशन एनालिसिस लगा के सॉल्व करोगे तो सही आ जाएगा। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, ये तीनों देखो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखोगे तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये चारों, ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ ना, ये चारों, ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर ये, ठीक है, और मैं नीचे भी देख लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी, ये चारों, ठीक है, सेम ही चैप्टर से है। मान लो कि फर्स्ट चैप्टर से ये यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, ये चारों जो है यूनिट एंड Yes, sir. मेजरमेंट से, और ये चारों इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सर ठीक फोर्थ का है, फोर्थ का सी है। यस सर, फोर्थ का भी सी है। यूनिट एंड मेजरमेंट से ये चारों और इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें फोर्थ का, देखोगे तो वही लेंथ ब्रेथ दे दिया है और एरिया पूछा है, ठीक है, तो निकाल सकते हो डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो तुम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लो, एल इंटू बी, और उसमें तुम देखोगे तो एरिया होता है एल इंटू बी, तो ऐसे लिख सकते हो डेल्टा ए बाई ए, क्योंकि तुम्हें एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए भी लिखना पड़ेगा, और डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ से तुम डेल्टा ए निकाल सकते हो, एरिया इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई, ठीक है, इससे क्लियर है। और उसके बाद Yes, एरिया sir. इक्वल टू एल इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो 5 की देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूव, ये किया था किसने किसने किया, ये एनर्जी दे दिया है और डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू पूछा है, हाँ जी, एट टाइम एट एक्स इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर पे फोर्स पूछा, यानी इस पॉइंट पे फोर्स पूछा, ये इस पॉइंट पे, हाँ जी, बोलो क्या होगा, सर डी सॉल्व ऑप्शन है किया हो, इसका। कौन सॉल्व किया, क्या बोल रहे हैं, सर डी। -5i कैसे किया, ठीक है, -6.5, हाँ -5i कैसे किया, ये सर -5 से आएगा। कैसे हुआ, सर इसकी भी नहीं गायब हो गई। आ रही है सर। तो एक्चुअली देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, और तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यानी डी ई बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा एक्चुअली हाफ एम बी स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इसको करोगे ना तो हाफ कॉमन आएगा, ठीक है, और एम वी स्क्वायर का आ जाएगा 2b डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो देखो ये सही है, कैंसिल हो जाएगा, एम इंटू वी डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स जो होता है वो एक्सलरेशन होता है, तो वो एक्सलरेशन होता है तो ये मास इंटू एक्सलरेशन जो कि फोर्स आ जाएगा। तो हमने इसको जब डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स तो वो फोर्स आया, ठीक है, डी ई कुछ नहीं काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है, सिर्फ ये ई नहीं लिखोगे, डी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट किया, तो बाई डी टी, और ये कुछ नहीं है, स्लोप स्लोप है, ठीक है, स्लोप ऑफ ई एक्स कर्व, ठीक है। तो यहाँ का तुम स्लोप बताओगे तो, ठीक है, तो यहाँ का स्लोप तुम बताओगे तो ये स्लोप जो हो जाएगा थीटा tan थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर 40 20, ठीक है, और ये जो स्लोप एक्चुअली है वो निगेटिव रहेगा, ठीक है, तो माइनस, ठीक है, -20 -40 -20 यानी 20 बाई टाइम का देखोगे तो ये 12/8, ठीक है, 12 सर माइनस 4 आ आठ, जाएगा। ठीक है। तो जो स्लोप आ जाएगी वो -5 आ जाएगी, और यही स्लोप जो है वो फोर्स है, तो फोर्स जो हो जाएगा वो -5 न्यूटन, और ये एक्स डायरेक्शन एक्स शो कर रहा है, तो फोर्स जो होगी वो -5 आई के, ठीक है, क्लियर है। सर
सर दोबारा बताना एक बार। चलो देखो क्या है, क्या ना कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को तुम डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डी बाई डी एक्स करोगे ना, तो वही फोर्स दे देगा, ठीक है, वही फोर्स के इक्वल आया, जबकि हमने यहाँ पे किया ना क्या। पेन का कलर चेंज कर लो, ये क्या बोला है बड़ा। सर पेन का पेन का कलर चेंज कर लो। नहीं आवाज आ रहा, क्लियर बोलो। सर पेन का कलर चेंज सर पेन का कलर चेंज कर। इस पे रेडियन सही से दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ये ब्लू चलेगा, ठीक है। तो मैंने ये बोला ना कि जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें ना, डी काइनेटिक एनर्जी अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट करके देखा, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके देखा तो हमें पता चला कि यही फोर्स के बराबर है, ठीक है, कि डी हाफ एम वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखो हाफ एम तो बाहर आ जाएगा, वी स्क्वायर का टू बी और वी का डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से टू से टू कैंसिल हो गया, मास इंटू वी इंटू डी वी एक्स। आपने पढ़ा होगा कि एक्सलरेशन जो होता है वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स भी होता है, या एक्सलरेशन डी वी बाई डी टी या वी डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स जो आ गया मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो और डी एक्स बाई, देखो डी के बाई डी एक्स, अगर एनर्जी और एक्स में ग्राफ है ना, तो एनर्जी और, तो इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स डी के ई बाई डी एक्स जो होगा ना वो स्लोप होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो वाई एक्स में कोई ग्राफ बना, ठीक है, वाई एक्स में कोई ग्राफ बना, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा उस ग्राफ का स्लोप होगा, ठीक है। तो एक्चुअली हमें 10 मीटर पे चाहिए कि फोर्स कितना लगा, ठीक है, 10 मीटर पे फोर्स कितना है, ठीक है। तो 10 मीटर पे तुम क्या निकालोगे, वहां का स्लोप निकालोगे, क्योंकि डी के बाई डी एक्स ही है, वो फोर्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है, यानी कि स्लोप, ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू फोर्स। स्लोप किसका, काइनेटिक एनर्जी और एक्स का ग्राफ का जो स्लोप होगा वही फोर्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ का तुम स्लोप निकाल सकते हैं हम लोग। तो स्लोप का एक्चुअली मतलब है कि हमें ये देखो, अगर तुम देखोगे तो ये 90 से बड़ा एंगल बना रहा है, थीटा जो है वो 90 से बड़ा बन रहा है, ठीक है, तो स्लोप जो है निगेटिव होगा, ठीक है, तो स्लोप निगेटिव होगा। और स्लोप अगर निकालना है ना, तो तुम ये एंगल से स्लोप निकाल सकते हो, ये के एंगल से, tan थीटा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर 40 माइनस 20, बेस देखोगे 12 माइनस 8 4, ठीक है, तो -5 क्लियर है। सर बोलो। सर आज बस डिस्कशन होगा टेस्ट पेपर का, हाँ जी हाँ जी, मतलब क्यों? ग्रेविटेशन स्टार्ट नहीं होगा सर, नहीं, हाँ, ग्रेविटेशन कल का। करेंगे, कल करेंगे स्टार्ट, ओके ठीक है। ओके ठीक है, सर। तो मेजर टेस्ट ना हम लोग मेजर टेस्ट का डिस्कशन कर लिया करेंगे, ठीक है। चैप्टर टेस्ट का तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है, कि हर एक टेस्ट का तो ऐसे ऐसे में पता चला कि 4 क्लास होती है, हर एक मंडे को टेस्ट डिस्कशन ही हुआ तो 3 ही क्लास हो गए, ठीक है, तो वो नहीं करेंगे। तो जो भी मेजर टेस्ट होगा ना उसका हम लोग कुछ डिस्कशन कर लिया करेंगे, क्लियर है, ठीक है। देखो वेलोसिटी और पोजीशन का दिया हुआ है, तो v और x का ग्राफ दिया हुआ है, तो हमसे पूछा है, अजय ये कुछ किसी ने कुछ बोला क्या? सर जी। इसका एक्सप्लेनेशन तो मैं किसका? ट्राई करूं सर इस वाले क्वेश्चन का। 6 का, हाँ करो यस तो, सर। बोलो। सर इसमें हमें ना इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो जो इक्वेशन हमें दे रखी है v-20 वाली, उसका यूज करके यहाँ पे जो स्पीड है सर, हाँ, इसमें हम लोग की एक इक्वेशन बनेगी, एक v-20 और एक बनेगी हमारी देखो 20/30 की। हाँ सर, तो इसमें जो v का आएगा वो 20 - 20/30, तो 2/3s हो जाएगा, और s हमें जो कि 15 दे रखा है, हमने उससे पूरा पुट ऑन किया तो -20/3 आ रहा है एक्सेलरेशन। ये
या तुम ऐसे कर सकते हो ना, इसका जो ये ग्राफ है ना, ये लाइन, इसका तुम इक्वेशन लिख लो ना, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। यस सर। इसका इक्वेशन लिख सकते हैं ना, तो इसका इक्वेशन ये आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसका स्लोप तुम लिखोगे ना, तो स्लोप इसका निगेटिव आएगा -20/30, यानी m जो आएगा वो -2/3। ठीक है, यस सर। -2/3 स्लोप आ गया। और y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट c जो है, y को ये 20 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से लिख सकते हो। ठीक है, मैं अगर इसका स्लोप इक्वेशन लिखूं, ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुम इसका इक्वेशन लिख सकते हो। y की जगह v है। ठीक है, y एक्सिस पे स्पीड है। ठीक है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू m का वैल्यू -2/3, x के जगह s है। ठीक है, x ही लेकर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि x से थोड़ा सा फील आता है कि वो डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, इंटू x। ठीक है, इसको हम x भी ले सकते हैं। ठीक है, और प्लस सी। ठीक है, सी के जगह 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्लोप आ गई। और हमसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, तो x इक्वल टू 15 मीटर पे तो एक्सेलरेशन को तुम देखो v dv अपॉन dx लिख सकते हैं ना, है कि नहीं? तुम यहाँ से dv अपॉन dx निकाल सकते हो ना, dv अपॉन dx जो आ जाएगी वो -2/3 आ जाएगी। यस सर। और भी हमें चाहिए, तो भी कैसे निकालोगे? तो देखो एक्सेलरेशन पार्टिकल का पूछा है एट x इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, तो 15 मीटर पे तुम भी निकालो ना। तो यहाँ पे इस फंक्शन में तुम x का वैल्यू 15 रखोगे ना, x का वैल्यू 15, तो वहाँ पे तुम्हें भी आ जाएगा। तो भी जो आ जाएगा वहाँ पे वो -2/3 इंटू 15 प्लस 20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? +10 ना। ये सर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से तुम एक्सेलरेशन देखो, भी आ गया +10 और dv/dx -2/3, तो -20/3। यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको ना जेई के एज ए जेई के स्टूडेंट, ठीक है, आपको ये सब स्लोप लिखने आना चाहिए, क्योंकि आप लोग ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो। ठीक है, 11th में ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन वगैरह आता है, सर्किल आता है, तो वहाँ पे स्लोप लिखने में सिखाया जाता है कि सॉरी, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया है क्या आप लोग का मैथ में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या? बोलो जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ? धनंजय, हंसिका, कोई बोलो। गौरव? नो सर, अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। तो इसलिए ठीक है, तो इक्वेशन लिखने एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वैसे ना बेसिक मैथ में हम लोग करवाते हैं, सबने करवाया था क्या इक्वेशन लिखना? सर याद जी, नहीं है। चलो। अब यहाँ पे देखो ये भी गिवन है और से फिर एक्सेलरेशन पूछा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ना अच्छे क्वेश्चन है, एक तरह से मानो तो ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आ गए। जैसे कि भी दिया हुआ है ये, तो स्क्वायर करो। ठीक है, तो फंक्शन को स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आएगा v² इक्वल टू 180 -16 इंटू एक्स। तुम इसको ना x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 2v dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, इसका आ जाएगा -16, और x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो ये आ जाएगा -8। ठीक है, तो v dv अपॉन dx ही एक्सेलरेशन है ना अजय? ये जो आया ना dx, यही तो एक्सेलरेशन है ना? जी सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कोई बतलाओगे?
सर इसका तो ए ऑप्शन था। Yes, sir. बोला है गिवन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी। बोलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Sir, option A. सही ऑप्शन। यार फर्स्ट ऑप्शन था क्रिकेट बॉल वाला। Hit with back for a very short time interval. Ball is falling freely from, नहीं ये तो गलत है। Car moving with constant, नहीं ये भी तो गलत है। A football is kicked into the air vertically upward, नहीं ये भी गलत है। A cricket ball moving uniformly hit with the bat, हाँ वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, उसी शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन में वो कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये इजी टू क्वेश्चन में आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि अगर कैपिटल एम जो है वो रेस्ट में रहना है, ठीक है, तो कैपिटल एम अगर रेस्ट में रहना है तो हमें एम का एक्सेलरेशन ऑफ एम ए 0, ठीक है, यानी एम का जो एक्सेलरेशन है वो 0, यानी इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, यानी कैपिटल एम पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे टेंशन की है, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन की है, तो यहाँ भी टेंशन की, ठीक है, तो या ऐसा कर लेते हैं ना, हम पहले यहाँ कैंसिल ले लेते हैं, ठीक है। की पोजीशन में होगा। यहाँ पर टेंशन की, यहाँ का टेंशन की, तो यहाँ का टेंशन 2 की आ जाएगा, फिर यहाँ का टेंशन 2 की आएगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे देखोगे ना एम वाले पे, तो ऊपर में 2 की लग रहा है और इस नीचे इसका एम जी लग रहा है, तो अगर ये इसका एक्सेलरेशन 0 है ना, यानी 2t इज इक्वल टू एम जी होगा, ठीक है, और t इक्वल टू एम जी बाई 2, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से इस देखो ये अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी रेस्ट पे होगा, ये दोनों मान लो आपस में मूव कर रहे हैं, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये सिस्टम में इस ये जो ब्लॉक है ना ये रेस्ट में है, तो हम ये टेंशन निकाल सकते हैं। एक सिंपल पुली ब्लॉक ले लेते हैं जिसमें कि एक 3 kg का मास है और एक 2 kg का मास है, ठीक है। तो इसका जो टेंशन ये वाला, ठीक है, टेंशन जो आएगा इसका ठीक, तो टेंशन क्या आता है, 2 ब्लॉक सिस्टम में 2m1 m2 g बाई m1 प्लस m2 है ना, तो टेंशन जो आता है और वो टेंशन mg के इक्वल होगा, 2 टाइम्स m1 3 और m2 2 ले लेते हैं, 2 3 2 बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 12/5, ठीक है। और ये जो 12/5 है ना वही mg/2 के इक्वल है, ठीक है। और d जो आ गया वो 12/5 इज इक्वल टू mg/2, तो यहाँ से m आ जाएगा, है ना। g का वैल्यू क्या ले ले, 10 ले ले, यस सर। 12/25, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर आपने यहाँ पे जी की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करी। क्या बोला? सर जो टेंशन का आपने जो टेंशन का फॉर्मूला लिखा ना इसमें आपने जी की वैल्यू पुट नहीं करी, और आपने जो सेकंड मास है उसे 2 kg ले लिया है, वहां पे 1 kg आएगा। अच्छा 1 है ना, अच्छा अच्छा, वहां से 1 kg आप फोन में 4 आएगा। और ठीक ठीक है, तो ये आ जाएगी g के टर्म में ले लो, क्योंकि g फिर कैंसिल ही होगा ना, सर ये 15 आ जाएगा, फिर टेंशन इज इक्वल टू 15। 15 आ जाएगा, नहीं टेंशन ये आ जाएगी, देखो ये 4 सर जी और की ये वैल्यू 3 इंटू 2 6g/4, 6g/4, और यही टेंशन का वैल्यू जो 6g/4 आया, ठीक है, उसको यहाँ पे पुट करो, टेंशन इक्वल टू mg/2 है ना, तो 6g/4, ठीक है, तो g से g कैंसिल, ये 2, तो m का वैल्यू 3 आ जाएगा ना। हाँ सर ये थोड़ा सा ठीक गड़बड़ हो है, गया था। तो यही पे चलो क्लियर है। यस सर।
तो ये भी देखो, अगर न्यूटन्स लॉ आपने अच्छे से किया है ना, अगर आपने न्यूटन्स लॉ अच्छे से किया है ना, तो ये इजी है, ठीक है, टफ नहीं है, ठीक है। या हम अगर रख दें इसको तो मीडियम में रख सकते सर हैं। आप वहां से बता दोगे जहाँ पे 6G बाय आपने 4 करा वहां पे G कैसे कट गया? यहाँ देखो ना, टेंशन इज इक्वल टू mg/2 आया ना यहाँ से, इस ब्लॉक से, इस ब्लॉक का जब हमने इक्वेशन लिखा था तो टेंशन इक्वल टू mg/2 आया था ना, और यहाँ से टेंशन 6g/4 आया ना, ठीक है। यहाँ से टेंशन इक्वल टू mg/2 और यहाँ से टेंशन 6g/4, तो इस टेंशन के जगह t के जगह हम 6g/4 ओके रखते सर। हैं, ठीक है। देखो 2 ब्लॉक क्वेश्चन, ठीक है, अगेन फ्रिक्शन का, ठीक है, फ्रिक्शन का अगेन इजी क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F such that there is no relative motion between the block। वहां पे आपने 2 ब्लॉक सिस्टम किया था या नहीं न्यूटन्स लॉ में, ये बताओ, फ्रिक्शन में 2 ब्लॉक सिस्टम, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। सर किए थे। ये किया था, सर ने करवाया था ये। तो देखो, अगर दोनों को सेम मूव करना है ना, तो अगर हम ऊपर वाले का एफबीजी बना, तो अगर हम केजी का एफबीजी बना तो 5 kg वाले पे फ्रिक्शन इधर लगेगा। देखो, अगर दोनों साथ साथ मूव कर रहा है ना, तो दोनों साथ साथ, तो ये दोनों को एक सिस्टम मान लो, और इधर इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, जो F1 ले लेते हैं इसको, और ऊपर वाले का फ्रिक्शन को F2 ले लेंगे, ठीक है। तो अगर ये साथ साथ मूव कर रहा है ना, तो फोर्स माइनस F1 इज इक्वल टू m a कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से तुम a कॉमन निकाल लो, साथ साथ मूव कर रहा है तो टोटल मास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, साथ साथ मूव कर रहा है तो टोटल मास, ठीक है। ये थोड़ा सा 2 ब्लॉक प्रॉब्लम ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है। तो टोटल मास 15 इंटू a कॉमन, ठीक है, तो यहाँ से तो a कॉमन निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर जो भी a कॉमन आएगा तो फिर तुम यहाँ पे जब रखोगे ना, ठीक है, कि फिर तुम इसका भी बनाओगे अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे 10 kg का बनाओगे, तो 10 kg को आगे कौन ले जा रहा है, तो ये फ्रिक्शन, ये F1 ले ले तो ये F2 होगा, ये F2, और इधर लग रहा है F1, ठीक है। इसका नॉर्मल देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से जो आ जाएगा F2 माइनस F1 इक्वल टू m a कॉमन, ठीक है। तुम F1 F2 का वैल्यू रखो, और यहाँ से a कॉमन f के टर्म में तुम निकाल लो, ठीक है। यहाँ से a कॉमन आप f के टर्म में निकाल लो, ठीक है, और यहाँ पे पुट करोगे ना, ये 10 kg का है, तो यहाँ पे 10 ही रख देते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 10 ही रख देते हैं, 10 इंटू a, ठीक है। तो यहाँ से तुम a कॉमन यहाँ पे रख दो, ठीक है, और तुम F1 निकाल चुके होगे, ठीक है, F1 का वैल्यू आप निकाल चुके होगे, ठीक है, और F2 का भी वैल्यू निकाल चुके होगे। F2 जो है इस दोनों ब्लॉक के बीच लग रहा है, इस ऊपर वाले और नीचे। क्या बोला? फर्स्ट वाला टोटल मास का लेना 15। हाँ, इस केस में 15, क्योंकि तुम जब a कॉमन निकालोगे ना, तो हम a कॉमन कब निकालते हैं, जब हम एज्यूम करते हैं कि दोनों साथ साथ मूव कर रहा है, तो जब F4 लग रहा है, ठीक है, तो तुम इसको सिस्टम मान लोगे ना, तो 10 kg और 5 kg को एक सिस्टम मान लो, एक बड़ा ब्लॉक 15 kg का, इस पे कि एक F आगे लग रहा है और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, जो कि F1 हमने लिया है, तो ये फ्रिक्शन माइनस F1 इक्वल टू ma आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और जब हम अलग अलग एफबीजी बनाएंगे ना, तो अलग अलग एफबीजी हमें a कॉमन चाहिए, सॉरी, हमें एक्चुअली f का वैल्यू चाहिए कि f कितना हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे तुम a कॉमन का वैल्यू ना यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो F1 F2 तुम्हें पता होगी, ठीक है, तुम सॉल्व कर लोगे यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। a कॉमन का जो वैल्यू आएगा ना, f माइनस F1/15 यहाँ पे पुट कर दोगे ना, और F1 F2 का वैल्यू हमें पता है, F1 जो आएगा ना, F1 न्यू1 यानी 0.1 इंटू नॉर्मल, और इस दोनों के बीच नॉर्मल लगेगा 150 न्यूटन का, ठीक है। F2 का वैल्यू तुम लिखोगे ना, तो F2 जो है वो इस ब्लॉक पे लग रहा है, ठीक है, 5 kg वाले पे, क्योंकि इस दोनों में भी फ्रिक्शन है, 0.4 इंटू नॉर्मल, इसमें नॉर्मल 50 लगेगा, ठीक है। तो ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम इजी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समझने में बहुतों को दिक्कत होती है ये, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसको हम टफ लेकर चल सकते हैं।
टफ लेकर चल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये टफ है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो इसको छोड़ सकते थे आप, ठीक है, अगर आपने सही से नहीं किया। ये फिर अगेन ये जो है ना इजी क्वेश्चन आ जाएगा रिवर्स ह्यूमर का, ठीक है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। हेलो, सर एक बार बता दो। देखो अकेला स्विम विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड इन अ रिवर फ्लोइंग विथ स्पीड इतना, एट व्हाट एंगल Sugi swims or that he travel a distance इतना मीटर parallel to the river bed, the width of river is इतना. He no she swims so that she would have travel a distance इतना मीटर parallel to. देखो ये हुआ क्या कि मान लो ये रिवर से यहाँ जाना चाह रही थी, लेकिन ये यहाँ तक नहीं जा पाई, ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ नहीं जा पाई, ठीक है। ये मान लो कि कोई एंगल थीटा पे, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड से स्विम कर सकती थी और रिवर जो फ्लो हो रहा था वो 4 मीटर पर सेकंड से हो रहा था, ठीक है। तो एक्चुअली ये इसको यहाँ पे पहुंचना था, लेकिन यहाँ ना पहुंच के वो कहीं यहाँ पे पहुंच गई, मान लो या कहीं यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। तो हुआ क्या होगा कि ये ड्रिफ्ट हो गया इसमें, ठीक है, ड्रिफ्ट इस केस में 0 नहीं हुआ, ठीक है। तो ड्रिफ्ट के केस में क्या लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ध्यान से देखना चलेगा सही। तो इधर एक कंपोनेंट आएगा इस 5 का, ये आएगा 5 cos थीटा, इधर आएगा 5 sin थीटा, ठीक है। तो इसको जो है क्रॉस करवा रहा होगा, ठीक है, तो इसको जो क्रॉस करवा रहा होगा वो ये वेलोसिटी करवा रहा होगा, तो टाइम जो लगेगा इसको क्रॉस करने में, टाइम लगेगा वो लगेगा जो भी विड्थ है इसका, ठीक है, जो हमें दिया हुआ है 800 मीटर, ठीक है। तो टाइम जो लगेगा वो 800 बाई 5 cos थीटा, ठीक है, 5 cos थीटा, ठीक है। तो तुमसे एक्चुअली इससे थीटा पूछा है, ठीक है, रिवर बेड से थीटा पूछा है, यानी ये थीटा, ये तो तुम्हें जो एंगल बताना पड़ेगा ना वो 90 प्लस थीटा। तो एक्चुअली तुम पहले थीटा निकाल लोगे, उसमें 90 से ऐड कर दोगे तो 90 प्लस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें टाइम पता चल गया 800 बाई 5 cos थीटा, ठीक है। ये सब चीजें देखो आपने अच्छे से अगर किया होगा तो ये इजी है, ठीक है, इसमें टफ नहीं है। जिन्होंने नहीं किया होगा उन लोग को ये चीजें लग रही होगी कहाँ से आ रहा है, ठीक है, लेकिन जिन्होंने ये किया होगा ना अच्छे से वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो जो गिफ्ट होगा, गिफ्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी होगा वो 4 - 5 sin थीटा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे आई तो इफेक्टिव इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो 4 - 5 sin थीटा होगा। और जो गिफ्ट होगा ये x, जो कि हमें x गिवन है कि ये 200 मीटर तक इधर चली गई, ठीक है। तो 200 मीटर इधर आई तो ये जो 200 मीटर इसको लाया होगा वो 4 - 5 sin थीटा लाया होगा, ठीक है। तो 4 - 5 sin थीटा और इतना ही टाइम में लाया होगा, ठीक है, सेम टाइम में ही लाया होगा, ठीक है। तो इसी टाइम में तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 - 5 sin थीटा इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से तुम थीटा निकाल लोगे, ठीक है, ये सॉल्व करोगे ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको तुम सॉल्व करोगे तो 4 - 5 sin थीटा इंटू टाइम, ठीक है, टाइम का वैल्यू यहाँ पे रख देना, ठीक है, इज इक्वल टू 200, टाइम का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रखो और सॉल्व करो तो एंगल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 अगेन रेन मैन, ठीक है। ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन ना आप अगर ये हुए हो, ठीक है, तो आपको इजी लगेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हो रिलेटिव इन 2B, उसी में आता है रिवर स्विमर, ठीक है, रेनमैन प्रॉब्लम, ठीक है, उसी में आता है दोनों, ठीक है, और ये दोनों इजी होते हैं, ठीक है। तो आप अगर रिवीजन आपका नहीं है तो आप एक बार रिवीजन कर लो और फिर इस दोनों को ट्राई करो, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फिर इजी क्वेश्चन है। सम ऑफ टू यूनिक वेक्टर इज अ यूनिक वेक्टर, यानी दो यूनिक वेक्टर का सम भी यूनिक वेक्टर है, ठीक है।
दो यूनिक वेक्टर मान लो कि एक ए वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 है और दूसरा बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 है और दोनों का डी रिजल्टेंट भी 1 है, ठीक है। तो दो यूनिक वेक्टर मान लो कि ये दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका रिजल्टेंट भी 1 है और ए का वैल्यू बी का वैल्यू 1 है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से थीटा जो आता है 120 के करीब आसपास 120 आता है कि नहीं, -1/2 आ गया है ना। इसको सॉल्व करो ना, स्क्वायर करोगे ना तो 1 + 1 2 आ जाएगा, स्क्वायर कर दोगे ना तो 2 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, यानी कि cos थीटा इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो cos थीटा -1/2 कब होता है, जब थीटा 120 होती है। तो याद है आप लोग को ये सब। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos थीटा ना। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर 1, ठीक है, -2ab 1 × 1 cos थीटा -1/2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये √3 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये चीजें ना अगर आपको क्लास में करवाया गया होगा तो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो इसको, ठीक है। कि दो यूनिक वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, अगर यूनिक वेक्टर ही आ रहा है तो दोनों के बीच 120 डिग्री एंगल होती है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग क्लास में जब करवाते हैं तो बच्चे को बोलते हैं कि याद भी रख लिया करो, और उस केस में जो डिफरेंस आता है वो √3 आता है। क्लियर है? जी हेलो, यस सर। ठीक है। फिर ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, हमें पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ ये, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए तो तुम dy/dx को 0 कर दो, तो वहां से जो x का वैल्यू आएगा, ठीक है, वहां से तुम्हें x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और उस x का वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। इसको बेसिकली करोगे ना dy/dx 0, यानी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 50x - 10 इज इक्वल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 1/5 आएगा, ठीक है। और इस x का वैल्यू 1/5 इसमें पुट करोगे ना तो तुम्हें y मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। जी क्वेश्चन अच्छे थे इस बार आप लोग के। चलो मैं नीचे से ही करता हूँ। ये तो इजी क्वेश्चन है, तो पहले मैं देखो इजी जी क्वेश्चन है ना उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अपने को जब देखो एग्जाम में जो है ना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना ना तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाना, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको इजी इजी जो क्वेश्चन है ना उसको सिलेक्ट कर करके ना सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब फर्स्ट बार ट्राई करें, मान लो कि फिजिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो फिजिक्स का जितना भी इजी होगा वो कर लोगे। फिर केमिस्ट्री पे गए, केमिस्ट्री का जितना भी आपको इजी लग रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि ये सॉल्व करने लायक है, ये हो जाएगा आपसे सॉल्व, तो वो कर लिए पूरा। फिर मैथ पे जाए, ठीक है, मैथ का जो भी होना था वो हो गया। अब दूसरा अटेम्प्ट में आपको थोड़ा मतलब वो सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसपे कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मतलब कि कोई क्वेश्चन था आपको कंफ्यूजन, उस पे हो सकता है कि फॉर्मूला आपको क्लिक नहीं कर रहा हो या कुछ कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो फिर आप उसको फिर से देखो, ठीक है, उस पर फिर से आप ट्राई करना है कि वो कैसे होगा, ठीक है। और जो टफ है ना, जो जिसमें लग रहा होगा कि ज्यादा कैलकुलेशन होगा, ठीक है, लेंदी होगा, तो या टफ है कि आपको वो कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, वो चीज आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें तो हर एक हर एक टॉपिक से, ठीक है, सॉरी, हर एक सब्जेक्ट से आप 15-15 भी क्वेश्चन कर लोगे ना, 15-15, ठीक है, 15 या 12 भी कर लोगे ना,
ठीक है। और ये हैबिट हमेशा अभी से लेकर 12th तक रहेगा, ठीक है। मान लो कि 12 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जेई में ना 50% में बहुत ज्यादा नंबर है, 50% अगर आ गए ना, तो मान लो कि 300 में 150 भी आ गया ना, तो आपको NIT मिल जाएगा, ठीक नहीं। तो चलो, इसमें क्या बोला है, पार्टिकल, ये तो देखो इजी क्वेश्चन है, फोर्स वर्क, वेरिएबल फोर्स का वर्क, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि आपने जो पहले आप लोगों ने किया है ना, जैसे कि मैं तो आप लोगों को वर्क एनर्जी पावर से करवा रहा हूँ, उससे पहले आप लोगों ने उतना प्रैक्टिस नहीं किया है कि नहीं? जी धनंजय, अब्दुल्ला, अंशिका, थोड़ी मतलब क्या Yes, बोला, sir. क्या बोला? थोड़ी सी कम हुई है हमारी। वही है ना, क्लास में एग्जाम्पल ज्यादा नहीं होते थे क्या श्याम? अभी जितना हम लोग करवा रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो कि जैसे हमने वर्क एनर्जी पावर हो गया, रोटेशन में जितना एग्जाम्पल करवाया, सेंटर ऑफ मास में करवाया, एग्जाम्पल उतने नहीं होते थे क्या क्लास में? जी श्याम, क्या हुआ, कुछ बोलो। सर होते थे लेकिन थोड़ा सा कम होते थे इससे। ठीक है? और आप लोग खुद से भी नहीं करते होगे, हाँ सर। कहते हैं ना। यही है कि थोड़ा आपका, क्योंकि देखो अगर हम 11th की बात करें ना, तो मैकेनिक्स ही मेन है, ठीक है। अगर आपका मैकेनिक्स मैकेनिक्स करने का मतलब, आपने अगर मान लो कि न्यूटन्स लॉ फ्रिक्शन तक अच्छे से किया है, ठीक है, फ्रिक्शन तक अच्छे से किया है, तो सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, ठीक है, फिर वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, फ्रिक्शन तक अच्छे, वर्क एनर्जी, क्योंकि देखो वर्क एनर्जी में भी क्या फोर्स वगैरह, वर्क वगैरह निकालते हैं, तो फोर्स का ही वर्क निकालते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ, मतलब न्यूटन्स लॉ में ही फ्रिक्शन आ जाती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन तक आपको अच्छे से करना ही होगा, तभी आगे का समझ में आएगा, ठीक है। वर्क एनर्जी, लोकेशन, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को अब देखो ऐसा है कि एक तरह से मान सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है, ज्यादा उसमें मैकेनिक्स का यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन रोटेशन, अगर रोटेशन पूरा पढ़ने लगेगा ना, जो कि जेई एडवांस में पूरा सिलेबस है, तो उसमें न्यूटन्स लॉ का अच्छे से यूज होता है, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर का यूज। तो ये देखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, x1 से x2, ठीक है। तो f का वैल्यू पता है, 7 - 2x + 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। x1 यानी 0 से लेकर 5 तक, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगी वर्क, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा सा सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। Two block V1, V2 of masses M1, M2 respectively are connected with the help of pulley and string as shown. The upper surface of the vehicle is smooth. जो ऊपर वाला surface है वो smooth है, but vertical surface is rough, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब ये देखो क्या है ना कि दोनों कनेक्टेड है, इसमें कुछ बोला नहीं है क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक है, इवन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना इतना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ये मिस किया है कि यहाँ पे बोल देना चाहिए कि जो सिस्टम है ना, ये दोनों ब्लॉक, ये V1 और V2, वो कार के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मान लो कि ये जो भी है इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में तुम जाओगे तो V1 पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है, सूडो फोर्स, जो कि M × A, ठीक है, इसका मास जो भी होगा M1, ठीक है, M1 का वैल्यू दिया हुआ है M1 × A, और इस पे एक टेंशन इधर लगेगा। जब तुम M2 निकालोगे V2 पे, ठीक है, V2 यानी M2, ऊपर में एक टेंशन लगेगा, ऊपर इस नीचे इसका वेट M2G, और एक जो है कॉन्टेक्ट फोर्स इधर लगेगा नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, इस पे सूडो फोर्स इधर, ठीक है, M × A। तो यहाँ से देखोगे तो नॉर्मल जो है MA के बराबर होगा। अगर ये इसका टेंडेंसी नीचे आने का है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है इस पे ऊपर लगेगा, ठीक है। अगेन फ्रिक्शन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमें A का वैल्यू चाहिए, ठीक है।
सॉरी म्यू का वैल्यू हमें चाहिए, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो म्यू इंटू नॉर्मल लगेगा, ठीक है, म्यू इंटू नॉर्मल। तो इसमें तुम लिख सकते हो और नॉर्मल एम ए के बराबर होगा कि फ्रिक्शन प्लस टेंशन इज इक्वल टू एम टू जी, ठीक है, और फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल प्लस टेंशन इज इक्वल टू एम टू जी, और यहाँ से जो टेंशन आएगा ना, टेंशन इज इक्वल टू एम वन है, क्योंकि ये भी रेस्ट पे है, तो म्यू इंटू नॉर्मल प्लस एम वन इंटू ए इक्वल टू एम टू इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू जो आएगा और नॉर्मल का वैल्यू एम इंटू ए के बराबर, ठीक है, एम इंटू ए, यहाँ पे जो नॉर्मल एम टू है ना, तो एम टू इंटू ए, तो यहाँ से जो म्यू आ जाएगा ना, एम टू इंटू जी माइनस एम वन इंटू ए बाई एम टू इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। अगेन फ्रिक्शन का क्वेश्चन। सर दोबारा बता दो 24। देखो क्या, हमने पहले सबका दोनों का एफबीटी बनाया, किसके रिस्पेक्ट में, इस कार के रिस्पेक्ट में, जो मूविंग पार्टिकल है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका तो होगा क्या कि दोनों पे एक सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स जो है हमेशा उस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ जिस फ्रेम से लिख रहे हैं उस फ्रेम का एक्सेलरेशन, तो इस फ्रेम का एक्सेलरेशन ए है, तो इसका इस पे जो सूडो फोर्स लगेगा, और हमेशा सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इस पे एक्सेलरेशन इधर है, तो इस पे सूडो फोर्स इधर लगेगा, और उसका वैल्यू इस ब्लॉक का मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन, जो भी फ्रेम से हम देख रहे हैं, तो इस फ्रेम का एक्सेलरेशन ए है, और इस पे टेंशन, अगर ये रेस्ट पे है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू एम वन इंटू ए, क्योंकि अगर नेट फोर्स जीरो होना होगा इस पे। जब हम इस ब्लॉक के देखेंगे ना, इस ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लगेगा, नीचे इसका वेट लगेगा एम टू जी, ठीक है, और इसमें जो नॉर्मल है, ठीक है, इसमें जो नॉर्मल है, यहाँ पे तुम देखोगे तो जैसे ये आगे होगा ना, तो ये दोनों टच करेंगे, ये जो ट्रॉली है और ये ब्लॉक है टच करेंगे, तो ये दोनों के बीच एक नॉर्मल लगेगा, और इसमें फिर से एक सूडो फोर्स भी लगाओगे, तो सूडो फोर्स इसमें फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एक्सेलरेशन का। इस केस में जो सूडो फोर्स आएगा इसका मास m2, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, m2 एक्सेलरेशन, तो यहाँ से जो नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल इसको बैलेंस करेगा और टेंशन प्लस फ्रिक्शन मिलके m2g को बैलेंस करेगा, तो फ्रिक्शन प्लस टेंशन, यहाँ से नॉर्मल आ गया m2a, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है, तो फ्रिक्शन प्लस टेंशन इज इक्वल टू m2g, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल प्लस टेंशन इज इक्वल टू m2g, ठीक है, म्यू इंटू नॉर्मल इक्वल टू, और नॉर्मल का वैल्यू जो था वो m2 इंटू ए है, ठीक है, तो यहाँ से जो आ जाएगा ना, म्यू इंटू नॉर्मल को इधर आने, तो इसको इधर भेजोगे तो m2g माइनस m1a, और नॉर्मल की जगह नीचे नॉर्मल आएगा, तो नॉर्मल की जगह m2 इंटू ए, तो ये फ्रिक्शन का अच्छा क्वेश्चन से है, जिसपे कि सूडो फोर्स का यूज है, ठीक है, तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है, सूडो फोर्स प्लस फ्रिक्शन को मैं, ठीक है, दोनों को मिलाकर एक अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। A projectile is thrown with velocity 10 meters per second at an angle 60 degrees with horizontal. The interval between the moment where the speed is इतना, ठीक है, with velocity दे दिया है, the interval between the moment when speed is इतना, किसी ने किया ये क्वेश्चन? हाँ जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सर कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 23। देखो, अगर प्रोजेक्टाइल को पे थ्रो किया गया है, तो मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें, ठीक है, ये दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें वो टाइम बताना है जब इसका स्पीड जो है √5g मीटर पर सेकेंड हो जाए, यानी किसी भी टाइम पे क्या होगा, इसका स्पीड वो vx और vy हो जाएगा, तो हमें रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर गिवन है √5 इंटू जी, ठीक है, क्योंकि स्पीड जो होती है वो vx vy के डिस्टेंस के बराबर होती है, ठीक है, तो ये कितने टाइम पे होगा, ठीक है, तो यहाँ से एक आ जाएगा vx vy का, ठीक है, और एक चीज आप ये लिख सकते हो कि किसी भी टाइम पे हमें टाइम चाहिए एक्चुअली, ठीक है,
ऊपर नहीं है, ठीक है। हमें एक्चुअली टाइम चाहिए, ठीक है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कि एक तो ये रिलेशन आ गया, और एक लिख सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है तो tan अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है। ये भी अगेन आपको प्रोजेक्टाइल में बताया गया कि किसी भी टाइम पे एंगल कैसे लिखते हैं। तो एंगल हमेशा किसी भी टाइम पे एंगल जो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन से पता चलता है। वेलोसिटी एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो tan अल्फा वी वाई बाई वी एक्स होती है अगर अल्फा एंगल होता है। और हमें एक चीज याद रखना होगा कि जो हमेशा, ठीक है, वी एक्स जो होगी, क्योंकि ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होती है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होती है, तो वो इनिशियल के बराबर ही होगी। तो v अगर मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 इंटू कॉस 60 जो कि 5 के बराबर आएगी। तो vx जो है वो 5 के बराबर ही आएगी। तो vx तो 5 आ गई डायरेक्ट, ठीक है। तो यही टाइम बताया है। तो यहाँ से तुम वी वाई निकाल दोगे, ठीक है। यहाँ से तुम वी वाई निकाल लोगे, ठीक है, वी एक्स का वैल्यू 5 रख के, ठीक है। वी एक्स का वैल्यू 5 रख के तुम यहाँ से वी वाई डायरेक्ट निकालो, और वी वाई जैसे ही निकालोगे ना, वो टाइम तुम निकाल सकते हो कि वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, ठीक है। तो टाइम आ जाएगा आपके पास यहाँ से, ठीक है। तो देखो क्या, ये जो क्वेश्चन थे ना, जो भी क्वेश्चन है ना, सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। इजी क्वेश्चन नहीं है कोई भी, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, से का क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस, अच्छे से रिवीजन चाहिए, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, अभी देखो यहाँ से अगर बात करें ना, क्योंकि तो ऊपर का जो देखे 3-4 क्वेश्चन, ठीक है, ऊपर का 4, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, 5, ठीक है, 6 भी क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 8 इजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 मीडियम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, तो छोड़ सकते थे। 11 12 अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपके लिए इजी है, नहीं पढ़ा है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। 11 12, ठीक है। अच्छा 12 तो नहीं भाई, 13 का बोला था ना, 13 जो था रिलेटिव का था 2D का, ठीक है। 12 क्या है, टू टॉल बिल्डिंग आर 12 तो इजी था लग रहा है यार। इंटर इतना मीटर ऑफ द ग्राउंड, ये तो इजी लग रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का है ये, ठीक है। ये इजी है, ये इजी है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 14 ये भी इजी है, ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा ना, मान लो कि डीपीपी वगैरह, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है, डीपीपी। और अगर आपने वेक्टर का सॉल्व किया होगा ना, तो वहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया होगा, तो डी का वैल्यू, ये इसका वैल्यू आप डायरेक्ट लगा सकते थे, ठीक है। फिर ये सब क्वेश्चन, ठीक है, स्टोन इज प्रोजेक्टेड। फिर यहाँ देखो वर्क का, ये इजी क्वेश्चन है, एरिया निकालो वर्क निकाल दोगे, ठीक है। तो हमें अलग अलग इंटरवल में पूछा है, 0 से 1, 0 से 8 इतना, ठीक है। तो अलग अलग का एरिया निकालो, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एफ एक्स कर्व, एफ एक्स कर्व, ठीक है, फोर्स और एक्स का जो एरिया होगा ना, वही वर्क देता है, ठीक है। इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो जो भी इंटरवल देखो, 0 से 8 पूछा है तो 0 से 8 का एरिया निकाल लो, ठीक है। 0 से 12 पूछा है तो पूरा एरिया निकालो, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि जब एरिया को ऐड करोगे ना, तो ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लोगे, ठीक है, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लोगे, और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लोगे, ठीक है। फिर फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन फिर आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये इजी क्वेश्चन है। मैंने 75 के ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया है। मैन ऑफ मास नहीं पुशिंग पुशिंग दिया है,
The coefficient of static friction between the main shoes and the floor is the main push horizontally. What is the maximum mass of the box he can move? ठीक है, तो मैन कितना मैक्सिमम मास को मूव करा सकता है? अगेन फ्रिक्शन का अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 22 प्रोजेक्टाइल, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए वेलोसिटी इतना, इट क्रॉस द वॉल आफ्टर 4 सेकंड। इफ द डिस्टेंस बियॉन्ड द वॉल स्ट्राइक द ग्राउंड इतना, देन फाइंड m प्लस n। वॉल कहाँ पे है ये नहीं बोल है क्या? आफ्टर 4 सेकंड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है गया कि मान लो कि ये एक वॉल को क्रॉस किया, ठीक है, ये मान लो वॉल है यहाँ पे, ठीक है, जो भी एंगल वगैरह दिया हुआ है, स्पीड u और थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ से इसने 4 सेकंड पे क्रॉस किया, ठीक है, तो तुम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आने में 4 सेकंड टाइम लिया, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमसे पूछा, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, टोटल टाइम निकाल लो, ठीक है, टोटल टाइम निकाल लो, और ये जो इधर मूव कर रहा होगा ना, ये u cos थीटा से कर रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 4 सेकंड लिया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ कितना सेकंड लेगा ये भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि टोटल टाइम अगर t है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का जो टाइम होगा ना t का टोटल टाइम माइनस 4 सेकंड, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस जो हो जाएगी x, ये x हो जाएगी u cos थीटा इनटू टाइम, ठीक है। तो अगेन अच्छा क्वेश्चन, ये इजी बोलेंगे, ज्यादा टफ नहीं बोलेंगे, मीडियम बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, यस सर। ठीक है, तो इसको मीडियम बोल सकते हैं। तो यार आप लोग ना ऐसा करो ना, आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ये सब इजी क्वेश्चन है, ये भी स्प्रिंग फोर्स का स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बोला दिस क्वेश्चन है स्टेटमेंट को नहीं, क्या बोला, if two spring S1 S2 of force constant K1 K2 respectively are stretched by same force, it is found that more work is done on spring S1 on S2, ठीक है। हाँ, तो देखो तुम ऐसे लिख सकते हो ना, वर्क जो होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हाफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई के, और k इंटू एक्स जो होता है वो स्प्रिंग फोर्स होता है, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं एफ स्क्वायर बाई 2k, ये वर्क या एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो जो वर्क है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के का आ गया, क्योंकि फोर्स दोनों में सेम है, देखो सेम फोर्स से किया गया है, ठीक है, तो वर्क जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल को के आ गया, ठीक है। तो जिसमें वर्क ज्यादा हुआ है ना उसका के कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, मोर वर्क इन डन इन S1, ठीक है, तो S1 में मोर वर्क किया गया, ठीक है, S1 में काम ज्यादा किया गया, ठीक है, तो इसमें काम ज्यादा किया गया यानी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, यानी K1 जो होगा वो कम होगा, तो K2 ज्यादा होगा, ठीक है। तो if stretch by same amount, अगर अमाउंट सेम से स्ट्रेच किया जाए तो वर्क, ये देखो यहाँ से तो ये सही है, स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, यहाँ से स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, स्टेटमेंट 2 सही है। 1 का देखें, इफ स्ट्रेच बाई, ये कंडीशन हमें आ गया, फर्स्ट जो कंडीशन बोला ना उससे ये हमें आ गया। इफ स्ट्रेच बाई सेम अमाउंट, यानी x इस बार सेम रखा है, ठीक है, x सेम रखा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं हाफ के इंटू एक्स को फोर्स इंटू एक्स, ठीक है, तो यहाँ से आ गया वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, ठीक है। तो इफ स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट वर्क डन ऑन, देखो यहाँ पे एक्स सेम है, ठीक है, तो ऐसे ही लिखना, यहीं से आ जाएगा, अगर x को सेम लिया है ना ये, ठीक है, x को सेम लिया है तो वर्क उसमें ज्यादा होगा जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा,
ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 से देखा जाए तो वर्क जो होगा वो 2 का ज्यादा होगा 1 से। ये तो गलत हो गया। तो सम 16 का क्या दिया हुआ है? हाँ जी, सर ऑप्शन बी हो जाएगा फिर। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स तो सही है। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी 1 इज फॉल्स 2 इज सही, ठीक है। सर 1 रॉन्ग क्यों है? बी सही है। हाँ जी, क्या बोला? सर 1 फॉल्स क्यों है? देखो वर्क हमने, देखो पहले तो हमने ये कंडीशन निकाल लिया ना कि स्प्रिंग कांस्टेंट किसका ज्यादा है, K2 ज्यादा है K1 से। अब देखो वर्क 1 में बोला है कि अगर सेम सर सर अगर K2 ज्यादा है तो K2 का वर्क कम होगा ना, क्योंकि सर यहाँ पे हमने देखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं, यहाँ से ना ये कंडीशन जब ये दिया हुआ था तब ये कंडीशन ही चेंज कर दिया स्टेटमेंट में। ये स्टेटमेंट में इसने कंडीशन, अब देखो स्टेटमेंट में जो कंडीशन है, देखो जब ये फर्स्ट टाइम बोला था ना तो उसमें फोर्स इसने सेम लिया था, सेम फोर्स से, ठीक है। अब जब स्टेटमेंट लिया ना तो सेम अमाउंट में स्टेट किया है, मतलब अब फोर्स सेम नहीं है, एक्स सेम है। तो एक्स सेम में के केस में अगर एक्स दोनों में सेम है तो यहाँ से वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया जाएगा ना, है कि ओके नहीं? सर। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा तो ये, ठीक है। K2 ज्यादा तो S2 ज्यादा होगा ना, तो यहाँ लेकिन बोला है कि S1 ज्यादा है, ठीक है। ये देखो हमने डायरेक्ट बताया था वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, गलत। क्लियर है? क्योंकि वर्क डन काइनेटिक फ्रिक्शन का हो या स्टैटिक फ्रिक्शन का हो वो तीनों होता है, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। आप फ्रिक्शन, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन में आप ये जो नोटबुक होगा ना वो देख लेना, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। Statement 2, if friction force act on the body, its kinetic energy may decrease। हाँ, हो सकता है अगर फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है तो ये सही है। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, इट्स काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज। हो सकता है कि मान लो कि कोई बॉडी इधर जा रहा था, फ्रिक्शन इधर लगा तो ये फ्रिक्शन इसको वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना। तो ये गलत, ये सही है। 1 फॉल्स 2, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। डायरेक्ट फार्मूला भी याद हो सकता है आपको, डायरेक्ट फार्मूला याद हो सकता है कि नहीं याद है? नहीं, ये 2/5 डिस्टेंस किया V1 से, तो मान लो कि अगर D डिस्टेंस कवर करना था तो ये 2/5D, ठीक है। 2/5D ना, 2/5D किया V1 से, ठीक है। और रिमेनिंग जो बचा, ठीक है, 3/5D वो किया V2 से, ठीक है। तो यहाँ से T1 निकाल लो, यहाँ से T2 निकाल लो, और यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। T1 का जो आ जाएगा ना, T1, वो T1 आएगा यहाँ से यहाँ तक का जाने का टोटल डिस्टेंस कवर किया था, 2 डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो 2/5D कितने से? V1 से। उसी तरह से T2 निकालोगे 3/5D कितने से? V2 से। तो T1 T2 निकल गया ना, टोटल डिस्टेंस तो D ही है, तो एवरेज स्पीड जो आ जाएगी वो आ जाएगी D/T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 का वैल्यू रख दो, क्या? तो ये आ जाएगा D/T1 का वैल्यू 2/5, ठीक है, 2/5 D/V1 प्लस 3/5 D/V2। इसको सॉल्व कर दो, D कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो ऊपर चला जाएगा 5V1V2 और ये 3 प्लस 2, ये आ जाएगा
ये 2v2 3v1 क्लियर है। तो Clear है। अगेन ऐसा, हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन ना हम लोग वहाँ पे काइनेमेटिक्स में करवाते हैं एवरेज वेलोसिटी में, ठीक है। हमने बहुत सारा क्वेश्चन, इक्वल डिस्टेंस मान लो कि डी डिस्टेंस d/2 v1 से चला, अगला d/2 v2 से चला, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है v1 v2 से, तो उस केस में जो आती है एवरेज वेलोसिटी वो हम लोग डायरेक्ट बताते हैं कि 2 टाइम्स v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2, ठीक है, अगर डिस्टेंस इक्वल है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है, 2/5 दी है और यहाँ 3/5 दी है, ठीक है, v1 v2 से। तो इस केस में हम यहाँ से करेंगे। अगेन न्यूटन्स लॉ का एक अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, यहाँ से टेंशन निकालना है और यहाँ पे टेंशन का इक्वेशन लगा देना है, ठीक है। फ्रिक्शन भी दे दिया है क्या? It make an angle 30 degree with the ground. The clamp can operate vertical force of 40 Newton. If monkey of mass 5 kg climb to the maximum acceleration, the clamp can accelerate. अच्छा, ये जो clamp है ना, ये accelerate कर सकता है कितने? 40 न्यूटन का ये, ठीक है। तो अगेन अच्छा क्वेश्चन है, ये मान सकते हो। ये मान लो टेंशन, ये मान लो कि गैस, ये टेंशन, तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, ठीक है। किसी ने किया था ये क्वेश्चन सॉल्व? ये 30 है ना, तो ये जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। सर 6 मीटर आ रहा था नहीं। कितना रहा था? 6। तो हम ऐसे लिख सकते हैं t प्लस ऐसा कर देना, इस दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। एक वर्टिकल है, एक 60 डिग्री पे, और दोनों टेंशन ही होगा। तो दो वेक्टर अगर 60 डिग्री पे है तो दोनों का जो रिजल्टेंट आता है तुम निकाल लो, ये ऐसे निकाल सकते हैं। देखो, एक जब हम क्लैम्प की बात करें ना, इस क्लैम्प पे एक तो टेंशन नीचे लग रहा होगा, एक टेंशन इधर लग रहा होगा 60 डिग्री पे। तो इस पे जो नेट टेंशन लग रहा होगा ना, ठीक है, वो नेट टेंशन निकाल लो, इस दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, और यहाँ से इस मैन से ना तुम ये निकाल सकते हो। अच्छा, ये क्लैम्प है, क्लैम्प यहाँ पे है। अच्छा, तब तो इजी क्वेश्चन हो गया। देखो, कुछ है ही नहीं इसमें। यहाँ पे बोला है कि इसमें मैक्सिमम टेंशन जो है वो 40 न्यूटन, यानी इस रस्सी में जो है 40 न्यूटन का ही टेंशन होना चाहिए, ठीक है। और ये मंकी जो है वो ऊपर जा रहा है ना, तो जब मंकी ऊपर जाएगा ना, तो मंकी को ऊपर टेंशन ही ले जाएगा। तो टेंशन माइनस मास ऑफ मंकी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम यहाँ से ए से सर टेंशन हम 40 रखेंगे या फिर एंगल के हिसाब से रखेंगे? कि सर वर्टिकल नहीं, बोला है ना। नहीं तो टेंशन, अच्छा वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल, अच्छा अच्छा, तो सही बोल रहा, ये वर्टिकल फोर्स 40 है, यानी कि सही बोले आपने कि यहाँ से ये 60 हो जाएगा ना, तो t cos 60 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो t शुड बी 20, ठीक है। हाँ, Yes, sir. जी, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रख दो, t का वैल्यू यहाँ पे 20, मास ऑफ मंकी दिया हुआ है 5 kg, और g का वैल्यू 10 बोला लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 20 माइनस 10, 20 माइनस 50 बाई मास, 20 माइनस 50 30 आ जाएगा, 30 बाई मास, 30 बाई मास 5 6,
यानी ये ऊपर नहीं नीचे आ सकता है, एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया ना, वो नीचे आ रहा है क्या? नो सर, G-6 करेंगे जब ही होगा ना 4। तो सर जो फोर्स लगेगा 4 का होगा, जो उसका वेट ऑफ 5 kg जब ही होगा ना 20 के बराबर। जी का वैल्यू क्या बोल रहे बेटा? सर जिस एक्सेलरेशन से चढ़ेगा रिलेटिव एक्सेलरेशन के हिसाब से सर उसमें से माइनस होगा ना G में से। G डाउन वाली साइड पे लग रहा है और ये ऊपर चढ़ेगा तो सर जितने से चढ़ेगा वो वाला माइनस होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन के हिसाब से। नहीं बेटा, जो टेंशन माइनस एम जी, रिलेटिव का तो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा ही ना, ठीक है। टेंशन माइनस एम नहीं जी सर, मैंने रिलेटिव वाले से ही करा था, क्योंकि एक बार और मैंने क्वेश्चन करा सर, अगर ये 6 से चढ़ेगा तो सर 10 में से 6 माइनस होगा उसका सर देखो यहाँ, जो। नहीं 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 बेटा, देखो हमने गलत किया है। टेंशन का वैल्यू 80 आएगा, ये 2 इधर आएगा ना, सर वही तो कह रहा था मैं। ठीक है। हाँ, तो ये 80 माइनस एम जी का वैल्यू जो आएगा वो मास 5, तो ये 30 बाई 5 6 आ जाएगा, है ना। ठीक है, समझ गए? क्लियर है आप लोग को ये? यस सर। तो देखो क्या, यही कि पेपर की अगर बात करें ना, तो कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन जो थे टफ थे, ठीक है। बोल सकते हैं कि 10 क्वेश्चन जो थे वो टफ थे, लेकिन और बाकी के जो 10 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन थे ना, देखो स्टार्टिंग का 5 से क्वेश्चन तो इजी था, वो तो सही से हो गया होगा, ठीक है। और फिर से बीच में से मान लो कि 5 क्वेश्चन आपने इजी कर लिए, ठीक है। तो अब आपको 20 में से ना और 5 से 8 क्वेश्चन, ठीक है, मान लो 5 तो नहीं, 8 क्वेश्चन और आपको सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है, जो आप कर सको, ठीक है। तब टोटल मिलके आपको 13 से 14 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और इसमें से ना आप मान लो कि 15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए ना, तो अच्छा माना जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि पेपर अच्छा था ये, है ना? कुछ क्वेश्चन जैसे कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे था, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू वाले वो अच्छे क्वेश्चन थे, वो पांचों के पांचों ना अच्छे क्वेश्चन थे, है ना। तो देखो अभी भी आप लोग के पास टाइम है, ठीक है। आपने अगर न्यूटन्स लॉ या हो गया फिर न्यूटन्स लॉ काइनेमेटिक्स, ठीक है, तो फ्रिक्शन, इस सब का प्रैक्टिस नहीं किया तो थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लियर है। क्योंकि आप अगर छोड़ोगे ना इस चीजों को, ठीक है, तो फिर ये चीजें परेशान करती रहेगी, ठीक है। टेस्ट में जब 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 आएगा, जब मेजर टेस्ट होगा ना, तो आपको ये सब चीजें परेशान करेगी, ठीक है। हाँ, देखो अब चैप्टर वाले टेस्ट जो भी होंगे, ठीक है, सिंगल चैप्टर जो भी टेस्ट होंगे ना, वो तो हो ही जाता है, उसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब भी ये आएंगे ना मेजर टेस्ट, ठीक है, तो इसमें तो सब आएगा, ठीक है, पीछे वाले भी जो आपने अच्छे से नहीं किया है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है, फ्रिक्शन, तो ये सब आपको परेशान करेंगे, ठीक है। और लेवल क्वेश्चन के मेजर टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, तो चलो Okay. ठीक है, तो कुछ पूछना है? कल से हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप एनालाइज करना, ठीक है, फिर से एक बार कोशिश करने का, सॉल्व करने का कोशिश करना। हमने हिंट सही का दे दिया है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से ट्राई करने का कोशिश करना, ठीक है। अब होना चाहिए आप लोग से, ठीक है। खुद से आप मान लो कि 20 क्वेश्चन तो कर लोगे, ठीक है, बिना देखे सॉल्यूशन, ठीक है। चलो ठीक है, तो बाय, गुड नाइट एवरीवन। Bye sir. Thank you sir. Good night. बाय।